किसी भी एटम में जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो जो एनर्जी एक्सचेंज होता है उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेशन भी पढ़ा कि जो एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए देनी पड़ती है वही एनर्जी रिलीज होती है जब उस आयन से इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है, राइट। तो हमने लास्ट क्लास में 3 कंसेप्ट्स को एड्रेस किया। इनमें से कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं। पहला, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है और वो एब्जॉर्ब्ड और रिलीज दोनों हो सकती है। एब्जॉर्ब्ड किस में होगी, हमने इस चीज़ को एड्रेस करना चाहा, और रिलीज किस में होगी, इस चीज़ को एड्रेस करना चाहा। सेकंड, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी का क्या रिलेशन है, और सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या मीनिंग होता है। एब्जॉर्ब किस में होती है, ऐसा लिखा था या नहीं लिखा था? लिखा है नियॉन में, नोबल गैस में। तो हमारे पास नोबल गैस, हाफ फील्ड को स्टेबल, वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहते तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। रेस्ट एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। हमने कहा जैसे पॉलीवेलेंट एटम में इलेक्ट्रॉन एक एक स्टेप में निकाले जाते हैं, ऐसे ही पॉलीवेलेंट एनायन में इलेक्ट्रॉन एक एक स्टेप में ऐड किए जाते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज नेगेटिव, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पॉजिटिव हो सकती है, पर उनके लिए जो नॉर्मल एनायन बनाते ही नहीं। लेकिन जो भी एनायन बनाता है, हायर नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ जानते हैं आप? कोई आयन बोलो जिसके ऊपर एक से ज़्यादा नेगेटिव होता हो। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज मोर देन 1 है। इन सब में आपके पास इन दोनों में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी और सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी। ये दोनों कॉमन आयन हैं, ये बहुत ही रेयर आयन हैं, क्योंकि इसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पॉजिटिव होती है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव क्यों होती है नेक्स्ट में? क्योंकि नेगेटिव चार्ज में ऐड होता है, राइट। लिखिए ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। Electron gain enthalpy is favored by small size of atom. Small size of atom. So it increases. From left to right in a period and top to bottom in a group. Elements of group 16, elements of group 16 and group 17 are known for anion formation. So study of electron gain enthalpy is significant only for these groups. हमने कहा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एनर्जी रिलीज्ड है। हायर एनर्जी तब रिलीज होगी जब साइज छोटा होगा, न्यूक्लियर पुल ज़्यादा होगा।
तो इलेक्ट्रॉन को लेने की कैपेसिटी ज़्यादा हो। तो एक एटम ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा जितना साइज़ छोटा होगा। छोटे साइज़ के एटम के लिए इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना आसान है। तो जब मैं लेफ़्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल जा रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। तो जब ट्रेंड ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछें तो मेरे पास लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज करवाना है। हमने कहा टॉप टू बॉटम न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जा रही है, इलेक्ट्रॉन की एडिशन डिफ़िकल्ट हो जाएगी। आयनाइजेशन एनर्जी हम लगभग हर ग्रुप के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि किसी ना किसी कंडीशन में कोई ना कोई कैटायन बना ही रहा होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दो के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ग्रुप 16 दैट इज चैल्कोजन ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप 17 दैट इज हैलोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। तो जब आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऑर्डर्स को स्टडी करें तो टॉप प्रायोरिटी पे दो ग्रुप आपको स्टडी करने हैं। लिखिए halogens have NS2NP5 configuration. So they require only one electron for noble gas configuration. Their negative electron gain enthalpy is highest in a period. तो हैलोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हर पीरियड में सबसे ज़्यादा होगी। आप ये थर्ड नंबर की पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। रेडियस में सबसे बड़ा कौन बताया हमने? अल्कली मेटल्स, जब नोबल गैसेस को कंसीडर नहीं कर रहे। आयनाइजेशन एनर्जी में हाईएस्ट कौन है? नोबल गैसेस, क्योंकि वो फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हाईएस्ट कौन है? हैलोजेंस। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में ये वर्ड ऐड करना पड़ता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। रीज़न क्या है? इन्होंने एनर्जी रिलीज करनी है। एक ने एनर्जी रिलीज की -200, एक ने एनर्जी रिलीज की -300। अगर मैं सिर्फ एक नंबर चेक करूं तो -200 और -300 में बड़ा नंबर कौन सा है? -200। लेकिन एनर्जी ज़्यादा किसने रिलीज़ की? -300। तो हम इस टर्म को नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से यूज़ करते हैं ताकि साइन ख़त्म हो जाए, खाली मैग्नीट्यूड रह जाए। राइट? सो इंस्टेड ऑफ सेइंग वी आर वांट टू स्टडी ओनली मोड, वी ओनली वांट टू स्टडी द मैग्नीट्यूड, वी यूज़ द टर्म नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अल्टीमेट एम है नेगेटिव साइन को रिमूव करना ताकि हम स्टेटमेंट को सिग्निफिकेंटली एक्सप्लेन कर पाएँ। राइट? तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन एंटायर पीरियोडिक टेबल इज हाईएस्ट फॉर हैलोजन इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। तो सेकंड पीरियड की हाईएस्ट वैल्यू किस में मिलेगी? फ्लोरीन में। थर्ड पीरियड की हाईएस्ट किस में मिलेगी? क्लोरीन में। फोर्थ पीरियड की हाईएस्ट किस में मिलेगी? ब्रोमीन में। फिफ्थ पीरियड की हाईएस्ट किस में मिलेगी? आयोडीन में। सिक्स्थ पीरियड की हाईएस्ट किस में होगी? एस्टाटीन में। तो हैलोजन में आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट है। मैं बार बार आपको इन एलिमेंट्स के नाम गिनाता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। और जब आप टेस्ट देते हैं आप मुझसे पूछते हैं अच्छा ये भी याद करना था। आपको क्या लगता है मैं सिर्फ ऐसे ही दोहरा रहा होता हूँ? मैं चाह रहा होता हूँ कि आपको वो एलिमेंट्स जो हैं वो याद हो जाए। आपको सब अल्कली मेटल याद होने चाहिए, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। हैलोजन याद होने चाहिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब रेडियो एक्टिव एस्टाटीन। राइट? नोबल गैसेस तो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके बिना तो हम कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं लिख सकते। तो हमें सीक्वेंस में याद होने चाहिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। क्लियर हो गया?
तो हमारे पास हर पीरियड की हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हैलोजन की। देखिए आगे, among halogens chlorine has highest negative electron gain enthalpy due to very small size of fluorine due to its small size it has stronger inter-electronic repulsions and some energy is absorbed हमने कहा अगर हम हैलोजेंस में बात करें तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी हाईएस्ट फॉर क्लोरीन। मनोज एसी बंद कर दियो लेफ्ट वाला। तो हमारे पास हैलोजेंस में क्लोरीन की नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट है, लेकिन इसमें क्लोरीन का कोई रोल नहीं है। रोल किसका है? फ्लोरीन का। हम जो ऑर्डर एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर एक्सपेक्ट कर रहे थे। फ्लोरीन इज मोर देन, क्लोरीन इज मोर देन, ब्रोमीन इज मोर देन आयोडीन। लेकिन फ्लोरीन के अंदर स्मॉल साइज के कारण स्ट्रॉन्गर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस हो गई। तो ऑर्डर क्या बचा? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जब हमने फ्लोरीन की एनर्जी को चेक किया तो वो यहाँ कहीं पर फिट हो। तो हमने ऑर्डर को रीअरेंज किया और हमने कहा क्लोरीन इज ग्रेटर देन, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन, ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपने ग्रुप में एक्सेप्शनल है। तो ये नहीं सोचना है कि क्लोरीन एक्सेप्शनल है, ये फ्लोरीन की एनर्जी कम हुई है जिसके कारण क्लोरीन हाईएस्ट हो गया, राइट। सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल स्मॉलेस्ट एटम का पीरियड है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आए, उनकी कुछ एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हो और आपको याद ना आ रहा हो, तो 80% क्वेश्चंस में एक ही आंसर आता है, दे हैव स्मॉल साइज। तो तुक्का मारना हो तो भी उनका छोटा साइज ही कुछ कर रहा होगा, राइट। सेकेंड पीरियड मीन्स लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, राइट। तो अगर लिथियम अपने लीक से हटके कहीं जा रहा होगा तो रीजन में होगा लिथियम हैज स्मॉल साइज। बेरिलियम कहीं जा रहा होगा, बेरिलियम हैज स्मॉल साइज। लाइकवाइज बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो हमारे पास सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल का साइज छोटा होता है। हमने यहाँ क्या कहा? हमने कहा यहाँ पर कोई सेकंड शेल है, इसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन ने आना है। ये 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। एनर्जी तो ये ज़्यादा ही रिलीज कर रहा होगा क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गर है, लेकिन इस रिपल्शंस के कारण कुछ एनर्जी इनको बैलेंस करने में ख़त्म हो गई। अगर ये एनर्जी रिलीज कर रहा है लेट से 350 किलो जूल और ये रिलीज कर रहा है 400, उसमें से 60 एब्जॉर्ब हो गई, आफ्टर ओवरऑल इफेक्ट आ गया 340। तो हमें जो एनर्जी मिली वो इससे कम हो गई। हमने कहा एनर्जी जो रिलीज हो रही थी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण वो ज़्यादा थी, लेकिन कुछ एनर्जी फोर्सेस को बैलेंस करने में कंज्यूम हो गई,
इसलिए उसकी एनर्जी रिलेटिवली पीछे चली। राइट, नोट कर लिया, कर लें और ग्राफ भी बनाएंगे इसका। सो वी हैव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एटॉमिक नंबर, फ्लोरीन की वैल्यू कम है, क्लोरीन की वैल्यू ज़्यादा है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयरन। पूछना देते कुछ? मतलब अब हमने इलेक्ट्रॉन को एटम में ऐड कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो जैसे उसके अराउंड जाएगा जिसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। बम्बार्डमेंट ही होगी डेफिनेटली, तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिजिबल होगी तो हो जाएगा। लिखिए आगे। सिमिलरली इन ग्रुप 16 oxygen has lower negative electron gain enthalpy these elements have large size and poor affinity for electrons in comparison to elements of group 17. So negative electron gain enthalpy of oxygen is least in its group. तो हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन में भी एक्सेप्शनल है, फ्लोरीन में भी एक्सेप्शनल है ड्यू टू देयर स्मॉल साइज। फ्लोरीन रिलीज बहुत ज़्यादा कर रहा था क्योंकि छोटा साइज था, नोबल गैस पाना चाहता था, इसलिए जो रिपल्शंस हुई उसके कारण एनर्जी स्मॉल वैल्यू से चेंज हुई और वो क्लोरीन के बाद सेकंड नंबर पर। ऑक्सीजन के पास साइज रिलेटिवली बड़ा है, इलेक्ट्रॉन के लिए अफिनिटी पुअर है, फ्लोरीन के कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, सल्फर की नहीं कर रहे हैं। पूरा ग्रुप 16 ग्रुप 17 से बड़ा ऐसा लिखा है, ऑक्सीजन ने लिखा खाली, और उनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन से उन्हें नोबल गैस भी नहीं मिलनी है, तो उनकी अर्ज टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पुअर है, इसलिए कहा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पुअर है। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पुअर होने के कारण जो इनिशियल वो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं वो कम है, लेकिन रिपल्शन के कारण एनर्जी और कम हो गई, तो ऑक्सीजन की एनर्जी अपने ग्रुप में सबसे पुअर हो गई। तो एस नेगेटिव विल रिलीज हाईएस्ट एनर्जी, सेलेनियम विल रिलीज लेस देन दैट, टेलुरियम लेस देन दैट, ऑक्सीजन लीस्ट। तो जो सबसे कम एनर्जी रिलीज हुई वो ऑक्सीजन में रिलीज हुई, सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई वो सल्फर में। राइट,
अब आपके पास क्वेश्चन बना देते हैं बनाने वाले इसी पर रिवर्स में पूछ लिया आयनाइजेशन एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर, ऑप्शन दे दी सल्फर 1 नेगेटिव, सेलेनियम 1 नेगेटिव, टेलुरियम 1 नेगेटिव, ऑक्सीजन 1 नेगेटिव। तो बेसिकली ये क्या चीज़ है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का रिवर्स है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा कौन रिलीज कर रहा था? सल्फर। तो उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सबसे ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो आंसर विल बी, समझ रहे हैं बात को? हमने कहा था एलिमेंट ए प्लस इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू ए नेगेटिव। अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -x किलो जूल है, ए नेगेटिव गिव ए प्लस इलेक्ट्रॉन, तो आयनाइजेशन एनर्जी +x किलो जूल हो जाएगी। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज कौन कर रहा है? सल्फर। तो सबसे ज़्यादा एफर्ट किसको लगाना पड़ेगा? सल्फर पे। सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? ऑक्सीजन की, क्योंकि सबसे कम एनर्जी कौन रिलीज कर रहा था? ऑक्सीजन। समझ पाए मेरी बात को? इंपॉर्टेंट है ये सोचना जो है वो आपके पास हायर एंट्रेंसेस में ही आता है कि इसको इन्वर्स करके दिखना। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को पूछने का इनडायरेक्ट तरीका है एनायन की आयनाइजेशन एनर्जी पूछना। ये क्वेश्चन किस पर है? आयनाइजेशन एनर्जी पर। एक्सप्लेनेशन किसके पास है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एनर्जी के पास एक्सप्लेनेशन ही नहीं है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी किसकी डेफिनेशन होती है? एटम की। ये क्या है? एनायंस। तो एनायन की डेफिनेशन एटम से नहीं आ सकती। तो आपकी जो एनायन की डेफिनेशन है वो एनायन की प्रॉपर्टी से आएगी, और एनायन की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन? तो क्लास में पूछ लिया करो, आगे पीछे फिर परेशान होते रहते। चलो आगे, नोट डाल के लिखे। अल्कली मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देते हैं या इलेक्ट्रॉन लेते हैं? देते हैं, कैटायन बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी अल्कली मेटल्स को रिएक्टिव मेटल बनाती है। क्यों देना चाहते हैं जल्दी इलेक्ट्रॉन? क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, लूज करके नोबल गैस पर पहुंच जाएंगे, पर उनके पास कॉन्फ़िगरेशन है 2s1। जैसे आप में से कुछ सोच भी रहे हैं कि 2s1 एक इलेक्ट्रॉन लेके 2s2 क्यों नहीं बन जाता? इसका मतलब उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी नेगेटिव होती है। दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एज वेल एज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। हमने आज क्लास के स्टार्टिंग में एड्रेस किया कि आप में से कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि 2s1 हाफ फील्ड है तो हायर एनर्जी क्यों नहीं हो जाती? 2s1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, लेकिन लेने के लिए उसको कोई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं मिल रही। इलेक्ट्रॉन देना आसान है। तो नोट में यही लिखने जा रहे हैं कि अल्कली मेटल्स के पास हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं, पर वो एनर्जी इतनी कम होती है कि बॉन्डिंग में काम की नहीं होती, इसलिए वो कभी भी एनायन की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन उनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है ड्यू टू देयर कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, alkali metals have NS1 configuration. It shows they can gain electron to acquire NS2 configuration.
their electron gain enthalpy, their electron gain enthalpy is negative with very small value. This value is insignificant during compound formation. Hence, they do not exist as an ion. तो अगर मैं लिथियम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके लिथियम नेगेटिव बनाता हूँ, ये 2s1 से 2s2 जाएगा और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो नेगेटिव होगी। बॉन्डिंग में ये एनर्जी क्यों काम की नहीं है वो मैं आपको अभी नहीं समझा सकता, बॉन्डिंग में ही समझाऊंगा जब आप बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ ये लिख रहे हैं कि ये एनर्जी काम की नहीं है। हम ये कह रहे हैं किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की एडिशन और किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन की रिमूवल पॉसिबल है। नेचुरली वो लूज करेगा या गेन करेगा वो रिलेटिव प्रॉपर्टी है जब वो किसी के साथ कंबाइन कर रहा है। बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होती है? एटम को स्टेबिलिटी देने का जरिया होती है। तो एटम को स्टेबिलिटी तभी मिलेगी जब वो जो रिएक्शन हो रहा होगा वो म्यूचुअली सपोर्टेड होगा। उस सपोर्टेड सिस्टम को समझने के लिए हमें बॉन्डिंग चैप्टर चाहिए, पर बॉन्डिंग से पहले हमें एटम के बिहेवियर को समझना है कि इलेक्ट्रॉन की एडिशन और इलेक्ट्रॉन की रिमूवल कन्वीनियंट है या नहीं है। इसलिए हमने इस चैप्टर में आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ी। हम नेक्स्ट चैप्टर का बेस तैयार कर रहे हैं। बेसिकली वी आर ट्राइंग टू डेवलप द आइडिया कि हमारे पास जब आयनिक बॉन्ड बनना है तो कैटायन और एनायन कौन जल्दी बनाएगा। अब आपने पढ़ लिया आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम किसकी है? अल्कली मेटल्स की। इसका मतलब वो कैटायन जल्दी बनाना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट किसकी है? हैलोजेंस की। इसका मतलब वो एनायन जल्दी बनाना चाहते हैं। तो बॉन्डिंग चैप्टर में पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल इजीली फॉर्म आयनिक कंपाउंड। तो कॉम्बिनेशन बना दो अल्कली मेटल और हैलोजन का। अल्कली मेटल इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और हैलोजन इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो बेसिकली ये चैप्टर आपको ये सपोर्ट आइडिया देगा कि इलेक्ट्रॉन की रिमूवल और इलेक्ट्रॉन की एडिशन कहाँ पर फिजिबल है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? दूसरी तरह के बॉन्डिंग का फीचर है। श्रेया कोई आइडिया है आपको कि बॉन्ड कितनी तरह के होते हैं? कोवेलेंट और आयनिक, दो ही फंडामेंटल है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, कैटायन और एनायन बनते हैं। कोवेलेंट में क्या होता है? शेयरिंग होती है। तो अगले चैप्टर का नाम क्या है? बॉन्डिंग। तो दोनों के बेसिक्स क्या होंगे? कैटायन एनायन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोवेलेंट बॉन्ड का फीचर है। आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आयोनिक बॉन्ड का फीचर है। सो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू कोवेलेंट बॉन्ड। लिखें, it is the tendency to attract shared pair of electrons
It is the tendency to attract shared pair of electrons. It is favored by small size it increases left to right and decreases top to bottom in periodic table. So इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज़ होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग हो रही है दो एटम के बीच में, एक कोवेलेंट बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से आया एक दूसरे से आया, इस शेयर्ड पेयर को कौन अपनी तरफ खींचेगा? दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियस में बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ही कम एक्सेप्शंस हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिंपली साइज डिपेंडेंट है, एक आधी एक्सेप्शन है भी, वो भी सिर्फ डाटाबेस है, उसका किसी पेपर में कोई रोल नहीं है, बुक्स में क्वेश्चन भरने के लिए जो मर्जी हो, बट आपके पढ़ने के लिए सिग्निफिकेंट नहीं। बाकियों में आपको वो डेटा याद रखना पड़ता है, जैसे फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये याद रखना आपके लिए अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे स्कूल लेवल एग्जाम है चाहे वो एंट्रेंस है। ऑक्सीजन की नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपने ग्रुप में सबसे पीछे है, ये याद रखना आपके लिए अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है जब पीरियोडिक स्टार्ट करें। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो टॉप टू बॉटम इट डिक्रीजेस, क्योंकि साइज बड़ा हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कैसे? लेफ्ट टू राइट साइज छोटा हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी। राइट, लिखिए आगे। फ्लोरीन हैज हाईएस्ट electronegativity in the periodic table. Some more electronegative atoms are fluorine is more than oxygen is more than nitrogen is nearly equals to chlorine is more than sulfur. आप सबको ये एलिमेंट्स याद रखने हैं। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। फ्लोरीन इज मोर देन ऑक्सीजन इज मोर देन नाइट्रोजन इज मोर देन क्लोरीन। राइट, नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली इक्वल है, क्लोरीन सल्फर की उसके बाद। ये तीन एलिमेंट जो मैंने अंडरलाइन किए याद रखने सबसे आसान है। एफ एन फोन, राइट, फोन तो याद रह जाएगा। राइट, तो फोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है। पूरा पीरियोडिक टेबल आप इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, बॉन्डिंग, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं कुछ करना है। राइट, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होने के कारण फ्लोरीन अकेला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का जो नोबल गैसेस को एक्साइट करवाकर उनसे बॉन्ड बनाता है। डायरेक्ट कंपाउंड फॉर्मेशन इज पॉसिबल ओनली विद फ्लोरीन विद नोबल गैसेस। क्रिप्टॉन और जीनॉन के हम कंपाउंड्स बना चुके हैं और वो कंपाउंड डायरेक्टली सिर्फ फ्लोरीन से बनते हैं, किसी और एलिमेंट से नहीं बनते। और उसकी बड़ी वजह फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा है,
नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज़्यादा है। अगर आपने साथ साथ रिवाइज नहीं किया तो आप पेपर में मिक्स मैच कर दोगे, राइट। फ्लोरीन हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ क्या लिखा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बच्चे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जगह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगा देते हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज मतलब एनायन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एनायन, जबकि ऐसा नहीं है। एनायन फॉर्मेशन में जो एनर्जी इन्वॉल्व है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, और शेयर्ड पेयर में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। क्लियर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज ऑफ एटम पे डिपेंड करती है, इसलिए टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। लिखिए आगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी electronegativity difference affects bond strength, which can be measured by bond energy, that is energy required to dissociate covalent bond. In Pauling scale, we use bond energies to calculate इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। हमने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को निकाला कैसे जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम निकालते हैं बॉन्ड एनर्जी से, और इसको निकालने के लिए पॉलिंग ने एक तरीका डेवलप किया, इसलिए पॉलिंग स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज कैलकुलेटेड बाय पॉलिंग स्केल बाय यूजिंग बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा तो बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होगा, बॉन्ड वीकर होगा तो बॉन्ड तोड़ना आसान होगा। तो एक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है या वीकर है वो कौन डिसाइड करता है? बॉन्ड एनर्जी डिसाइड करती है, राइट। सो लेट वी हैव एटम्स ए एंड बी। मेरे पास एटम्स ए और बी हैं, मेरे पास कंपाउंड्स हैं ए बी, कंपाउंड है ए, कंपाउंड है बी। इसका मतलब बी के एटम्स ने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है, ए के एटम्स ने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है, और ए और बी ने आपस में बॉन्ड बनाया है। तो हमारे पास पॉलिंग क्या कहते हैं, इनकी एनर्जी डिफरेंस को मैं बॉन्ड एक्सेस यूज़ कर रहा हूँ, ट्रायंगल का साइन दे रहा हूँ। इट इज़ द डिफरेंस ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड माइनस रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड मल्टीप्लाइड बाय बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी बॉन्ड। कुछ बुक्स में यहाँ पर प्लस करके डिवाइड बाय 2 किया होता है, वो कंसेप्चुअल एरर है उनका, क्योंकि पॉलिंग ने कहा इट इज़ द डिफरेंस ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड
एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट मल्टीप्लाइड, अरिथमेटिक मीन होता है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि ये ज्योमेट्रिक मीन है इसलिए एक्सप्रेशन यही आएगा। तो आपके पास पॉलिंग स्केल कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑफ ए एंड बी is 0.102 times of root of this. If bond energies in kilojoule per mole, तो अगर बॉन्ड एनर्जी किलोजूल पर मोल में है तो ये फॉर्मूला लगना है। 102 लिखा है। Rarely you will find the numerical on it. It is just a concept. फॉर्मूला डायरेक्टली पूछ लिया और आपको पता होना चाहिए किस चीज़ का फॉर्मूला है। हमने फॉर्मूला दिया, हम तो एक दो न्यूमेरिकल तुमसे करवा ही देंगे, बट एग्जाम में रेयरली यू विल फाउंड अ न्यूमेरिकल ऑन इट। कंसेप्ट क्या है? पॉलिंग कहते हैं मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने के लिए क्या ढूंढूं एक्सपेरिमेंटली कि मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल पाऊँ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब दो एटम के बीच में एक बॉन्ड बना है, वो स्ट्रॉन्गर होगा अगर इलेक्ट्रॉन डिफरेंस ज़्यादा होगा, और वीकर होगा अगर इलेक्ट्रॉन डिफरेंस कम होगा। ये जो साइन है ये टेढ़ा एक्स है, इसको काय कहते हैं। CH आए, आप चाय बोले, काय बोले, ची बोले, बाकी चाय, राइट। सो ये बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंबल है। एक्स ए माइनस एक्स बी इक्वल्स टू 0.102 रूट ऑफ डेल। डेल क्या चीज़ है? बॉन्ड एक्सेस है। बॉन्ड एक्सेस का मतलब क्या है? डिफरेंस ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी बॉन्ड। क्लियर हो गया? तो पॉलिंग स्केल जो है वो मोर एक्यूरेट स्केल है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखी जाती है। बट ये कॉम्प्लेक्स तरीका है कैलकुलेट करने का, तो हर व्यक्ति को एक तलाश तो होती है आसान तरीका ढूंढा जाए। तो मुलिकन ने कहा ये तो मैं और आसान कर सकता हूँ, डायरेक्ट आयनाइजेशन वैल्यू और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से यही वैल्यू निकाल सकता हूँ। अगर एक एटम कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है तो ना वो कैटायन बनाना चाहता है ना वो एनायन बनाना चाहता है। तो अगर मैं उनका दोनों का डिफरेंस ले लूँ तो मेरे पास एक वैल्यू आएगी जो इस चीज़ को सपोर्ट कर जाएगी। लिखिए, we can calculate electronegativity by Mulliken scale. कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एलिमेंट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिवाइडेड बाय 2। जब मुलिकन आए तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं कहते थे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते थे। इलेक्ट्रॉन जब ऐड हो रहा है तो उसे एनर्जी जो रिलीज करनी है उसे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहा जाता है। इसलिए उनके फॉर्मूले में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। फिर स्टडी किया गया कि जो मुलिकन स्केल है उसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट जो है वो पॉलिंग है। तो इसको कैसे कन्वर्ट किया जाए पॉलिंग में, तो उसका रिलेशन ढूंढा। सो पॉलिंग स्केल में जो वैल्यू आएगी दैट इज मुलिकन स्केल डिवाइडेड बाय 2.8। तो हमने सोचा इसी को सिंपल बना लो, IP प्लस EA डिवाइडेड बाय 5.6। तो आपके पास पॉलिंग स्केल में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे निकाल सकते हैं।
राइट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने के तरीके हैं पॉलिंग स्केल, मोलिकन स्केल, बहुत सारे स्केल हैं, 6 स्केल हैं, लेकिन पढ़े 2 ही जाते हैं। ऑल्फ्रेड रॉशो भी है जो स्लेटर रूल से आता है, बट जेड इफेक्टिव जस्ट एक बुक्स में एक पेज भरे हुए हैं, कोई काम आता नहीं है। तो हमारे लिए मोर इम्पॉर्टेंट जो हैं वो मोलिकन और पॉलिंग। कोई पूछ ले इन दोनों में से मोर एक्यूरेट कौन है, तो आंसर पॉलिंग है, क्योंकि पॉलिंग ने उस प्रॉपर्टी को बेस बनाया जो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से गवर्न हो रही है। मोलिकन ने तो आसान रास्ता बनाया, वो कह रहा है आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एवरेज, मतलब ना एलिमेंट कैटायन बनाना चाहता है ना एनायन बनाना चाहता है, बीच का रास्ता बना लिया, कोवेलेंट बना दिया। तो उसने जो तरीका निकाला वो ये निकाला कि कैटायन और एनायन की एब्सेंस में जो बिहेवियर दिखाई देगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, राइट। लिखिए आगे, इनकी वैल्यूज इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में होनी चाहिए, नोट डाल के लिखिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is unitless quantity as it is relative value of an atom to attract shared pair, to attract shared pair। हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेटिव वैल्यू टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर है, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एनर्जी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, राइट। लिखिए आगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, कॉन्टिन्यूटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी also depends upon number 1, oxidation state of an element। अभी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट वर्ड कहीं भी लिखवाया नहीं गया है। ऑक्सीडेशन स्टेट रिडॉक्स रिएक्शन का पार्ट है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमारे काम का है। ऑक्सीडेशन स्टेट वो है जो आज आपको क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने चार्ज पढ़ाया, वो बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट है, इफेक्टिव चार्ज है। इफेक्टिव चार्ज इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। 6 या 7 क्वेश्चन जो था कि MnO4, MnO2, MnO, वो जो चार्जेस निकाले 4 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, 7 पॉजिटिव, ऑल दोज आर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट इज द चार्ज possessed by an atom in a compound increase in oxidation state, increase in oxidation state increases electronegativity. So electronegativity of manganese, KMnO4 is more than MnO2 is more than MnO, क्योंकि यहाँ पर चार्ज लिखा था आपने +7, यहाँ पर चार्ज लिखा था आपने +4,
यहाँ लिखा था आपने चार्ज +2। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी। जितना पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट पे बढ़ाएंगे उतनी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगी। इट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी। बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोवेलेंट कंपाउंड्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को रिलेट करती है। हमें मजबूरी है कि आर्टिकल पीरियोडिक में है तो कुछ टॉपिक्स हमें आगे से कैरी करने पड़ रहे हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरीज। फिलहाल आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, कोई निकाल के दे दे तो बता देंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। सभी कंपाउंड में निकालना अभी हमें नहीं आता, राइट। हमें ये जरूर समझ आना चाहिए वाई वी आर सेइंग 7 पॉजिटिव इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन 4 पॉजिटिव, क्योंकि 7 पॉजिटिव का साइज छोटा होगा, न्यूक्लियर पूल ज़्यादा होगा, तो शेयर्ड पेयर को ज़्यादा स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचेगा। सेकेंड लिखिए, हाइब्रिडाइजेशन। अगेन बॉन्डिंग चैप्टर का पार्ट है, वहीं पर पढ़ेंगे इन डिटेल, यहाँ तो सिर्फ एक हिंट ले रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन वर्ड इज वेरी कॉमन इन बायोलॉजिकल साइंस, राइट। आज की डेट में तो ऑटोमोबाइल में भी हाइब्रिड ही हाइब्रिड है, राइट। हाइब्रिड का मतलब है दो ट्रेड्स को मिक्स करना, नथिंग एल्स, राइट। इलेक्ट्रिक और पेट्रोल का हाइब्रिड, राइट। सो व्हाट वी आर डूइंग, 2 डिफरेंट ट्रेड्स आर ब्लेंडेड। एटम में 2 डिफरेंट ट्रेड क्या हैं, एस और पी। एस ऑर्बिटल न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देती है और पी ऑर्बिटल ओरिएंटेशन देती है। तो हमारे पास इन दोनों ट्रेड्स की ज़रूरत है बॉन्डिंग को, बॉन्ड को स्ट्रॉन्गर करने के लिए। तो जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड हैं सब में हाइब्रिडाइजेशन होती है जब उसके पास एक से ज़्यादा सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो ये सिर्फ आपने सुना, अभी कुछ नहीं पता, बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ेंगे। सिर्फ यहाँ पर स्टेटमेंट लिखकर हाइब्रिडाइजेशन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर क्या इफेक्ट है उसको लिखने जा रहे हैं। देखिए, इन ऑल कोवेलेंट कंपाउंड्स, इन ऑल कोवेलेंट कंपाउंड्स, व्हेन एन एटम फॉर्म्स, व्हेन एन एटम forms more than one single bond, then hybridization takes place. Atoms of same element, atoms of same element have different electronegativities. When hybridization is different. आपके पास जो आपने नॉर्मल लिखा वो एटॉमिक रेडियस था। एटम ऑफ फ्लोरीन इज स्मॉलर देन एटम ऑफ क्लोरीन, एटम ऑफ क्लोरीन इज स्मॉलर देन एटम ऑफ ब्रोमीन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन इज मोर देन क्लोरीन इज मोर देन ब्रोमीन, कार्बन इज लेस देन सिलिकॉन, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज मोर देन सिलिकॉन। लेकिन कार्बन के ही एटम अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दें तो उसकी वजह हाइब्रिडाइजेशन है, राइट। तो उसकी वजह हाइब्रिडाइजेशन है।
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज गवर्न्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन इफ हाइब्रिडाइजेशन इज चेंज्ड। एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होती है या दूर होती है? पास होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी न्यूक्लियर फोर्स से बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। तो अगर S की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन पूछा, Sp विल बी मोर देन Sp2 विल बी मोर देन Sp3। कार्बन प्रेजेंट है, 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन है। Sp सिंबल का मतलब क्या है? एक S और एक P। Sp2 का मतलब क्या है? एक S और 2 P। Sp3 का मतलब क्या है? एक S और 3। आर्यन आप बताइए, अगर इतनी बात समझ आ गई आपको, तो परसेंटेज ऑफ S कितना होगा इनमें? पहले में, दूसरे में, तीसरे में परसेंटेज ऑफ S सेम होगा। R1 पहले दूसरे से सब में बता दे, एक में बता दे, किसी ने, किस में? क्यों? बराबर बराबर है। दूसरे में तातेश्वर कितना होगा? 3 में से एक है तो 33%, यहाँ पर 4 में से एक है तो 25%। सो यहाँ पर 50% S है, यहाँ पर 33% S है, यहाँ पर 25% S है। हाइब्रिडाइजेशन का ये मेन। सो हाइब्रिडाइजेशन Sp का मतलब एक S और एक P दोनों बराबर बराबर हैं, तो 50% S 50% P। Sp2 वाला टोटल कितनी है? 3, उनमें से S कितनी है? 1, तो S का करेक्टर कितना हो गया? 33%। अगर मेरे पास Sp3 है तो एक S और 3 P, टोटल कितनी है? 4, 4 में से S कितनी है? 1, तो परसेंटेज कितना हो गया? 25%। समझ आई मेरा? मैंने कहा S की परसेंटेज जितनी ज़्यादा होगी वो न्यूक्लियस के नज़दीक हो जाएगा। न्यूक्लियस के नज़दीक होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी। राइट? क्लियर है? कुछ पूछना है इसमें? आपको ये अगर पूछना है हमें कैसे पता चलेगा Sp Sp2 है, तो उसके लिए चैप्टर सफिशिएंट नहीं है। आपको दिया है Sp है, Sp2 Sp3 है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ, देन यू कैन एड्रेस। अभी सिर्फ इतना सा बताया गया, ये नहीं बताया गया कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन क्यों होती है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाली जाती है। हमारे सिलेबस में 6 हाइब्रिडाइजेशंस हैं, Sp, Sp2, Sp3, Sp3d, Sp32, Sp3d3। D तभी आएगा जब सेकेंड पीरियड चला जाएगा। राइट? तो सेकेंड पीरियड में कार्बन है, उसके पास D होते नहीं, तो उसके बाद डी हाइब्रिडाइजेशन कभी आने नहीं। इसलिए कार्बन में सिर्फ 3 हाइब्रिडाइजेशन हैं, Sp, Sp2, Sp3। जितना S करेक्टर ज़्यादा होगा उतना न्यूक्लियर पुल ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। क्लियर हो गया? सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे निकाली जाती है वो हमने समझा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे आसान, सबसे पहला ट्रेंड है एटॉमिक रेडियस। अगर मेरे पास एक ही एलिमेंट के एटम अलग अलग कंपाउंड में हैं तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग हो सकती है। उसे निकालने के 2 टूल्स हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट और हाइब्रिडाइजेशन। समझ गया आपको? राइट? ये किस चीज़ के लिए बोला मैंने? उन बच्चों के क्वेश्चन जो सोचते हैं सर ये कब लगाना और वो कब लगाना। राइट? हमने कहा, आपसे पूछा बताओ सोडियम और पोटाशियम में विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसमें से कुछ नहीं लगाना। सोडियम छोटा है, पोटाशियम बड़ा है, सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, पोटाशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। हमें तकलीफ तब है जब एक ही एलिमेंट के एटम अलग अलग बिहेवियर शो कर रहे हैं। उसको जानने के लिए मेरे पास 2 सक्सेसफुल टूल्स हैं, एक ऑक्सीडेशन नंबर और दूसरा हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हो गया? लिखिए आगे। एप्लीकेशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
फर्स्ट है it is used to predict percentage ionic character or percentage covalent character. आयनिक कैरेक्टर और कोवलेंट कैरेक्टर की परसेंटेज को निकालने का तरीका। आपको बता, हाँ, तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर और परसेंटेज कोवलेंट कैरेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूज़ की जाती है। जब जूनियर क्लासेस में होते हैं तो हमें एक बॉन्ड आयनिक और एक बॉन्ड कोवलेंट इतना वर्ड पढ़ा दिया जाता है, लेकिन अब हम जब सीनियर में होते हैं तो हमें समझाया जाता है कि कोई बॉन्ड 100% आयनिक और कोई बॉन्ड 100% कोवलेंट नहीं होता। जिसे हम आयनिक कहते हैं वो मोर देन 50% आयनिक होता है, जिसे हम कोवलेंट कहते हैं वो मोर देन 50% कोवलेंट होता है। अगेन अगर आप ये पूछेंगे ऐसा क्यों कहते हैं, वो बॉन्डिंग में आएगा, राइट। अभी हम सिर्फ एक टर्म लिख रहे हैं कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर और परसेंटेज कोवलेंट कैरेक्टर कैसे कैलकुलेट होता है, राइट। तो हमारे पास अगर दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इक्वल्स टू 1.9 है, ग्रेटर देन 1.9 है और लेस देन 1.9 है, तो इक्वल्स टू 1.9 है तो 50% कोवलेंट 50% आयनिक। अगर ग्रेटर देन 1.9 है मोर देन 50% आयनिक, और अगर लेस देन 1.9 है मोर देन 50% कोवलेंट। तो बॉन्ड को कोवलेंट होने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस लेस देन 1.9 होना चाहिए और आयनिक होने के लिए मोर देन 1.9 होना चाहिए। अगेन ये डाटा अगर ओल्डर वर्जन बुक का पढ़ा है, कोई क्वेश्चन 2006 से पहले का पढ़ा है, तो यहाँ 1.7 लिखा होगा। 2006 IUPAC अमेंड कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डिफरेंस बॉर्डर लाइन है आयनिक और कोवलेंट। ये जो 1.9 है किसका डिफरेंस है? हाइड्रोजन और फ्लोरीन। हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच का इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस 1.9 है। जब ये डिफरेंस फ्लोरीन और हाइड्रोजन के डिफरेंस से बड़ा हो जाएगा तो वो कंपाउंड आयनिक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा तो वो कंपाउंड कोवलेंट हो जाएगा। तो कंपाउंड इज आयनिक इफ डिफरेंस इज ग्रेटर देन 1.9, राइट। लिखिए आगे। We can also calculate percentage ionic character by Hannes-Smith equation. बेटा ये इक्वेशन कुछ टाइम पीरियड तक वैलिड रही, उसके बाद कुछ अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड थी, पर क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर था इसलिए अभी भी पेपर्स में पूछा जाता है। ये इक्वेशन तभी लगानी है जब पूछा हो, नहीं पूछा हो तो नहीं लगानी। अगर कहा हो कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करके दीजिए बाय हैने-स्मिथ इक्वेशन, तभी लगाना है, राइट। जब तक हैने-स्मिथ वर्ड ना मेंशन हो तब तक नहीं लगाना। क्या लिखा है यहाँ पर? 16 इंटू इलेक्ट्रॉन डिफरेंस प्लस 3.5 इंटू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन डिफरेंस लिखते कहीं बच्चों को लगता है कि सर ए किसको लेना और बी किसको लेना। ये डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, जिस मर्जी को लो, कोई ए भी नहीं है, only difference must be positive. So A is more electronegative and B is less electronegative. Clear है? इस पर एक क्वेश्चन लिख लेते हैं।
एक क्वेश्चन सिर्फ इस पे लिखा रहा हूँ। हाँ हाँ, ज़्यादा तो किसी दिन पढ़ाया नहीं आपको, इतना सा पढ़ाकर भेजता हूँ जिसकी रिवीजन ऐसी हो जाए घूमते हुए, वो तो तुम थक जाते हो। अभी लिमिट छोटी है तुम्हारी, पढ़ाता तो मैं थोड़ा ही हूँ। हाँ ये तो हो ही सकता है। लिखिए, कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक करेक्टर, कैलकुलेट परसेंटेज ionic character if electronegativity difference is 2.5 by using Haney-Smith equation. करिए। बेटा एक बार होमवर्क लिख लीजिए, फिर भूल जाएंगे हम क्लास ख़त्म करने के चक्कर में। एक्सरसाइज 1 के ऑल सब्जेक्टिव, एक्सरसाइज 1 के ऑल सब्जेक्टिव एंड एक्सरसाइज 3 के 20 ऑब्जेक्टिव। एक्सरसाइज 2 नहीं, एक्सरसाइज 3। 2 हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल पर है तो वो ही पढ़ाई नहीं है, आपके पास डायरेक्टली थर्ड एक्सरसाइज करवा दिए। तो एक्सरसाइज 1 के ऑल सब्जेक्टिव एंड एक्सरसाइज 3 के 20 ऑब्जेक्टिव। वो काम छोटा दे ही नहीं सकते ना। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। और संडे को मेरा पीरियोडिक का फुल टेस्ट है। अब उसका फुल टेस्ट को मैं ऐसे कैसे लूंगा? संडे को पीरियोडिक का फुल टेस्ट है? चलो फिर एक संडे पोस्टपोन कर देते हैं, अगले संडे को पोस्टपोन करके फिर मैथ्स वालों का मैथ्स ओवरलैप हो जाएगा। इस संडे है, चलो ठीक है, नहीं लेते संडे है। ये चैप्टर फ्राइडे को नहीं तो मंडे को खत्म हो जाएगा, तो अगले संडे ले लेंगे। तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर इज 16 इंटू 2.5, 3.5 इंटू 2.5 का स्क्वायर। कितना आ गया? 61.87%. So percentage covalent character will be 100 minus 61.87. अगर परसेंटेज कोवेलेंट करेक्टर पूछा होगा तो 100 में से निकाल के माइनस कर देना। हैने स्मिथ ने परसेंटेज कोवेलेंट नहीं दिया, वो हमने खुद रिलेट किया। उसके इक्वेशन में सिर्फ परसेंटेज कोवेलेंट करेक्टर है, आयनिक करेक्टर है। आयनिक और कोवेलेंट का सम टोटल 100 है, इसलिए हमने उसे 100 में से माइनस कर दिया। आज समझ में आया बात? तो आज हमने जो इंपॉर्टेंट टर्म करी, आज जो हमने इंपॉर्टेंट टर्म करी वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ट्रेंड्स है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अल्कली मेटल इंपॉर्टेंट है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब जो ट्रेंड में मेरे पास प्रॉपर्टीज बची हैं वो सिर्फ दो हैं, वैलेंसी और ऑक्साइड। 15-15 मिनट की प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद 5-5 मिनट के दो टॉपिक हैं, डायगोनल रिलेशनशिप और एनोमलस कैरेक्टर। उसके बाद हमने हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल पे थोड़ा सा वर्क करना है। So I am expecting by Friday we will finish off periodic properties and by Monday we will start with next chapter chemical bonding, right? या मैक्सिमम मंडे तक कर देंगे। क्लियर है?
अब आप सबके वजह से टेस्ट को संडे से अगले संडे कर दिया है, सो इट विल बी ऑन द फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त। कोई बात नहीं, वो जायज़ भी लगा मुझे, क्योंकि सिलेबस फ्राइडे को ख़त्म करूँगा तो संडे टेस्ट में कैसे डालूंगा, राइट। तो चल अगले कर लेंगे, क्या फ़र्क है? किसमें? इस संडे? अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इकट्ठे लेंगे, ये भी देने को तैयार है, मना थोड़ा ना कर रहे हैं। चलिए बाकी अगली क्लास में करते हैं। ऑनलाइन वालों ने कुछ पूछना है? नमस्कार। ठीक है बेटा, अभी टेस्ट शेयर करता हूँ।